हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको आप शॉर्टकट में एलपीपी कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो कि आपका 12 चैप्टर है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे, क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और क्या इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए यार शुरू करते हैं एलपीपी से। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलपीपी होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये चैप्टर उतना टफ नहीं है जितने बाकी के हैं, कैलकुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझना है सबसे पहले कि एलपीपी होता क्या है और किस तरह से हम इसको डील करते हैं। तो देखिए यार, एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सिंपल प्रॉब्लम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, और उसमें क्या दिक्कत आ रही है ये देखिए। तो मान लीजिए मेरे को दो चीज़ें बनानी है, एक ए टाइप और बी टाइप, दो टाइप के आपके प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक ए टाइप का प्रोडक्ट है, एक बी टाइप का प्रोडक्ट है। और मेरे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ए टाइप के प्रोडक्ट के पास और बी टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें दो मशीनों की ज़रूरत है, एक मशीन ए और एक मशीन सेकंड। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ए टाइप का प्रोडक्ट अगर आपको पूरा बनाना है तो कुछ मशीन ए में बन रहा है, कुछ फर्स्ट में, कुछ सेकंड मशीन में बन रहा है। और बी टाइप का भी बनाना है तो थोड़ा इसमें बन रहा है, थोड़ा इसमें बन रहा है। अब खास बात यह है कि ए टाइप को कम से कम 9 हावर मशीन ए में चाहिए और 1 घंटा उसको मशीन बी में चाहिए, तब जाकर के वो पूरा बनेगा ए वाला। और बी वाला जो है ना, उसको कम से कम 12 हावर मशीन ए में चाहिए और 3 हावर मशीन बी में चाहिए, तब जाके वो पूरा बनेगा। और पूरे के पूरे वीक में आप मैक्सिमम 180 हावर, मैक्सिमम इसको मैं नीचे लिखूँगा, मैक्सिमम 180 हावर आप मशीन ए चला सकते हो। यानी फर्स्ट मशीन को आप मैक्सिमम कितना चला सकते हो, 180 हावर चला सकते हो। अब 180 हावर में चाहे आप उसमें ए बनाए चाहे बी बनाए, वो आपकी हेडेक है। और 30 घंटे 30 हावर आप मशीन सेकंड चला सकते हो पूरे के पूरे वीक में। मान लेते हैं एक वीक में इतना आप चला सकते हैं। और अब वो 30 आवर में अब आपकी मर्जी है, आप उसको 30 के 30 ए पे काम करें या बी पे काम करें। अब होगा क्या, जब प्रोडक्ट ए और बी बन जाएगा तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो आ रही है वो हमारे लिए 800 रुपीज़ आ रही है। कितने, 800 रुपीज़ आ रही है पर उस पर, पर एक ऑब्जेक्ट पे। और बी की कॉस्ट जो है वो 1200 रुपये है। यानी बी वाला महंगा बिकेगा और ए वाला थोड़ा सस्ता बिकेगा। लेकिन बी वाले को 12 घंटे मशीन ए और 3 घंटे मशीन 2 पे डालेंगे तब जाके पूरा हो रहा है वो। और ए वाले को 9 घंटे एक पे डालेंगे और सेकंड वाले पे 1 घंटा डालेंगे तब जाके वो बनेगा। और ए बिकेगा 800 रुपये और बी बिकेगा 1200 रुपये। जबकि जो मशीन फर्स्ट है उसको आप मैक्सिमम 180 आवर ही चला सकते हैं और मशीन सेकंड को 30 आवर ही चला सकते हैं। अब मेरी फैक्ट्री है, मेरे को पता है मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे को मॉडल ए और बी बनाने हैं और मार्केट में बेचने हैं और मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं 9 आवर जो मशीन ए ले रही है और 180 टोटल है, तो क्या मैं टोटल 9 के 9 घंटे रोज चला करके 180 आवर में से 9 घंटे ए बना के क्या प्रोडक्ट ए ही बनाऊं? क्या मैं प्रोडक्ट ए ही बनाऊं? मुझे दिख रहा है अच्छा 9 घंटे 180 और 9 घंटे चल रहा है ना। एक बार में कितना ले रहा है, 9 घंटे, और टोटल मशीन कितनी चलेगी 180, तो इससे 20 बार बन जाएंगे, है ना, 20 बार बन जाएंगे। और ये तो एक ही घंटे ले रहा, तो इसमें भी 20 बन जाएंगे। तो मैं तो खुश हूँ, प्रोडक्ट ए बन गया। लेकिन इसके मेरे 10 घंटे बर्बाद हो गए, है ना। ये तो पूरा यूज़ हो गया लेकिन ये 10 घंटे बर्बाद हुए हैं। और वो 10 घंटे बर्बाद हुए और साथ में ए में लेकिन कॉस्ट कम मिल रही है। तो मैंने सोचा नहीं ए नहीं बनाऊंगा, ए में कॉस्ट कम पड़ रही है, तो एक काम करते हैं बी बनाते हैं। तो बी में क्या हो रहा था, बी 12 घंटे चलेगा और 180 आवर। एक बी को बनाने के लिए कितना चाहिए, मशीन फर्स्ट का 12 आवर चाहिए। टोटल आवर मेरे पास 180, यानी 15 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे बी वाले, 15 बन जाएंगे। अगर 15 बन जाएंगे तो एक को 3 घंटे चाहिए फिनिशिंग के लिए, ये भी तो चाहिए। लेकिन 15 या 45, 45, और 45 आवर नहीं है मेरे पास सेकंड के। मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 30, यानी फिनिशिंग 10 की ही हो पाएगी। मतलब कुल मिलाकर के 10 ही ऑब्जेक्ट बन पाएंगे। क्या बनेंगे, 10 ही बनेंगे। 10 बनेंगे तो ये वाले वेस्ट हो जाएंगे मेरे। कुछ मशीन फर्स्ट का कुछ हिस्सा क्या होगा, वेस्ट होगा, कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये वेस्ट हुआ। और बने कितने, केवल 10 पीस बने। जबकि ए के कितने बन रहे थे, ए के कितने बन रहे थे, 20 पीस बन रहे थे। तो 20 पे अगर मैं देखूँ तो 12 इंटू 800 जो टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा, तो 12 इंटू 8 है नहीं, यानी 10,800 के आसपास। और 12 और इस पे कितने बने, 10, तो ये 12,000 के आसपास। तो तब भी देखो बी पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन वेस्ट हो रहा है टाइम। तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा है मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा मैथमेटिकल मेथड है जिससे मैं ए और बी
दोनों को इन मशीन पे ऑपरेट करूं, मेरा मशीन भी वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो दोनों मशीनों का, और प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब किससे, मैथमेटिक्स की हेल्प से, और जिस ब्रांच से हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं LPP। वैसे तो इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिसर्च, उसका एक पार्ट है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो बड़ी ब्रांच है वो ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से है, उसका एक पार्ट है LPP। और LPP को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे, जिसमें से एक है ग्राफिकल मेथड जो आपके कोर्स में, इसके अलावा भी मेथड होते हैं और भी जो आप कॉलेज लेवल्स में आके पढ़ेंगे। तो देखिए मैं कैसे इसको चेंज करूँगा। तो मान लेते हैं कि मशीन ए के मैं एक्स पीस बना रहा हूँ, मशीन बी के वाई पीस मशीन ए के एक्स पीस। अच्छा, एक को कितना लगेगा, मशीन फर्स्ट, अगर फर्स्ट वाली मशीन में जाएगा, ठीक है, ए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट मशीन में जाएगा तो उसको 9 घंटे चाहिए, यानी 9 × x। और मशीन सेकंड में और बी वाला वाई वाला अगर जाएगा तो उसको 12 घंटे चाहिए, तो प्लस 12y। तो ये टोटल घंटे हो गए ए के, ये हो गए बी के, लेकिन टोटल कितने हैं, 180 हैं। तो इट विल ऑलवेज लेस देन 180। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये इनइक्वलिटी बनी हमारी पहली। ऐसे ही देखें तो सेकंड वाले में x और 3 × y, तो प्लस 3y, और दिस इज ऑलवेज लेस देन 30। दूसरा जो x बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो y बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम नेगेटिव तो नहीं हो सकते। और जो हमारा ये चीज़ है, ये इसको मैं प्रॉफिट मान लेता हूँ। तो मान लेते हैं 800 ए की कीमत है, तो x बनाई ना हमने, तो x × 800 हो जाएगा, और प्लस 1200 × y, ये आपका फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन। तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसमें ये जो फंक्शन है जो आपको प्रॉफिट देगा, जिसको आपको मैक्सिमा और मिनिमा करना है, इसको बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसका हमें क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा, यानी इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वाला है, तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अगर ये लॉस वाला होता तो हम चाहते हैं लॉस मिनिमम हो। तो इसका हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। अच्छा, ये क्या है, ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन। इन कंडीशन के अंदर इसको सॉल्व करना है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इनको बोलते हैं कंस्टेंट्स, इसको बोलते हैं कंस्टेंट्स। तो ये कंस्टेंट है आपके, ठीक है। और ये दो जो है, ये है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, ये हमेशा नॉन नेगेटिव कंस्टेंट रहेंगे, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और ये दो क्या रहेंगे, मेन कंस्टेंट जो आपके रहेंगे। तो सब्जेक्टेड टू दिस, तो इनकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इनकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है हमें प्रॉफिट। और या तो हमें क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है इसका प्रॉफिट का, या मिनिमा निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। तो इस टाइप का आपका LPP रहता है। ये मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, कि इस टाइप की एक प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करना। अब ये तो मैंने कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, अब सॉल्व कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। बट ये प्रॉब्लम और भी हो सकती हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपके पास डाइट प्रॉब्लम आ जाता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड एलोकेशन प्रॉब्लम, एलोट करना कुछ काम को किसी को, कौन कितना जल्दी कर सकता है। तो ये इस टाइप का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आज से आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिजिबल रीजन क्या होता है और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइए इसकी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो जो प्रॉब्लम मैंने अभी लिखा है, मैं उसी को एग्जांपल पे ले लेता हूँ कि मैक्सिमाइज z = 800x + 1200y subjected to these two constraints 9x + 12y <= 180 and x + 3y <= 30 where x > 0 and y > 0। सबसे पहले तो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें देखिए x और y जो कि दो वेरिएबल हैं, दोनों की पावर कैसी है, लीनियर है। तो जिस फंक्शन में मोर देन वन वेरिएबल होते हैं, वैसे मोर देन वन हो सकते हैं और दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जिसका हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना होता है, मैक्सिमम मिनिमम, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद जो कंडीशन होती है उनको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन है कि ऐसा ऐसा होगा, 9x + 2y <= 180 रहेगा इसमें, और x + 3y <= 30 रहेगा। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। ये हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट रहेंगे जो कि हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, उसके लिए पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा वापस जाइए 11th में, जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, 11th में लीनियर इनइक्वलिटीज। उसमें आपने सीखा कि इनइक्वलिटीज जो, इसको भूल जाइए फिलहाल। तो ये जो दो इनइक्वलिटी है, इनको कैसे ग्राफिकली डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ। एक
कोई एक इनइक्वलिटी और उसकी हेल्प से आप दूसरी भी करेंगे सेम टू सेम। तो जब ग्राफ बन जाएगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिजिबल रीजन और इनफिजिबल रीजन क्या होता है। तो देखिए यार, पहली जो इनइक्वलिटी है यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट, इनइक्वलिटी नंबर सेकंड। तो जो लिखने का तरीका होता है इसका मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे तो पेपर ऑप्शनल है तो आपको टिक मानना है, लेकिन जब सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो उनके लिए कैसे लिखा जाता है वो देखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशन corresponding to inequality फर्स्ट। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन corresponding to inequality फर्स्ट के corresponding जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 9x + 12y = 180। आपको क्या करना है, लेस देन इक्वल हटा के इक्वल लगा लीजिए, वो उसके corresponding है। ये इक्वेशन है, इसका इक्वेशन नाम देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इनइक्वलिटी फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, नाउ पुट x = 0। तो अगर आप x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देन y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मिलेगी 15। सो पॉइंट A, यहाँ पे आप लिख लीजिए पॉइंट, दिस इज पॉइंट A। तो पॉइंट A आपका हो जाएगा, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 0,15। क्या हो जाएगा, 0,15। नाउ अगेन पुट y = 0। तो y 0 रखने पे आपको x की वैल्यू मिलेगी 20। सो आपका पॉइंट B हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट B। सो B विल बी 20,0। तो यानी एक बार क्या करना है, 0 रख के x की वैल्यू और y 0 रख के x की वैल्यू और x 0 रख के y की वैल्यू। तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, A और B। नाउ पुट, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पुट 0, 0 इन इनइक्वलिटी फर्स्ट। यानी जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है इसमें 0, 0 रखिए x और y की जगह पे। तो जरा पुट कीजिए, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12। मतलब कुल मिला के 0 लेस देन इक्वल टू 12। और अब बस आपको ये देखना है कि सही है या गलत है। तो विच इज़ ट्रू, ये आपका सही है। 0 12 से छोटा होता है, ये आपका सही है। ठीक है, क्या किया मैंने, इक्वेशन में रखा वो अलग है, लेकिन तीसरी बार आपको इनइक्वलिटी में रखना है और ये देखना है कि ये सही है या गलत है। क्योंकि ये कह रहा है कि 0 12 से लेस देन इक्वल है, तो ये जो इक्वल है ना, ये नहीं मेजर होगा, ये लेस देन होगा। क्योंकि ये जो आप है ना लेस देन इक्वल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेस देन इक्वल को इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ा जाता है लेस देन और इक्वल। ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और माने होता है या, और या माने कि लेस देन हो जाए तो भी सही और इक्वल हो जाए तो भी सही। क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो नहीं हो रहा लेकिन लेस देन हो रहा है, तो इसलिए ये ट्रू है। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 इज ट्रू स्टेटमेंट। सो विच इज ट्रू, हेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रू होगा तो क्या होगा, तो विच इज ट्रू, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी फर्स्ट लाइज। ठीक है, तो जब ट्रू होगा तो बिलो, तो लाइज बिलो इक्वेशन, या आप डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं, लाइज बिलो लाइन। और कौन सी लाइन, जो ये है, ये जो लाइन आएगी ना इससे, तो लाइन 9x + 12y = 180। ठीक है, क्योंकि ये लाइन की क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इज अ लाइन। सो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन इस लाइन से नीचे होगा, और लाइन ड्रॉ करने के लिए ही मैंने ये A पॉइंट और B पॉइंट निकाले हैं। और बिलो हुआ कैसे पता चला, इसमें रखिए इनइक्वलिटी में 0, 0, क्योंकि ट्रू आएगा तो बिलो और फॉल्स आएगा तो अबव। तो आइए इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं ये बनाया, ये आपका x एक्सिस है और y एक्सिस है। ठीक है, तो ये y है और ये x है। पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0, 15। सो 0, 15 विल बी हेयर, दिस इज पॉइंट A, कोऑर्डिनेट है 0,15 एंड हेयर पॉइंट B, कोऑर्डिनेट है 20,0। और जो आपकी लाइन है वो आएगी कुछ इस तरीके से ये। और सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन इज बिलो द लाइन। सो बिलो द लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, जो बिलो द लाइन सॉल्यूशन है उसको हम मार्क कर देते हैं। तो ये आपका बिलो द लाइन सॉल्यूशन हो गया। ये अगर ये फॉल्स होता तो अब होता। तो ये आपका पहला ग्राफिकल नोटेशन है इस इनइक्वलिटी के लिए। सिमिलरली सेम वर्क आप सेकंड वाले के साथ भी करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले पुट x = 0, y = 15 इन
सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे लीनियर इक्वेशन कोरोस्पॉन्डिंग टू इनइक्वलिटी सेकंड। तो सेकंड के कोरोस्पॉन्डिंग क्या आएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, सेकंड के कोरोस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है, इसको हटा दो, इसी में लिख देता हूँ लीनियर इनइक्वलिटी कोरोस्पॉन्डिंग टू सेकंड, ये ठीक है, लीनियर इक्वेशन कोरोस्पॉन्डिंग टू इनइक्वलिटी सेकंड। तो सेकंड के कोरोस्पॉन्डिंग आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। नाउ पुट x इक्वल टू 0, सो y विल बी 10, so point will be 0,10 and put y is equal to 0, x will be 30, so point will be 30,0। दिस इज पॉइंट A नहीं रहेगा, अब C हो जाएगा, इसको मान लीजिए D। ठीक है, अब क्या करूँगा, 0 0 रखिए इसमें भी, तो क्या मिलेगा 0 0 लेस देन इक्वल टू 30 एंड 30 सेकेंड, एंड विच इज आल्सो ट्रू, हैंस सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी सेकेंड लाइज बिलो, इसमें भी बिलो रहेगा क्योंकि ये भी ट्रू हो रहा है, और लाइज बिलो द लाइन, बट लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी बार, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। इसके क्या रहेगा, बिलो रहेगा। तो आइए इसको भी ड्रॉ कर लें, इसको भी ड्रॉ कर लें। तो ये मैंने a भी ड्रॉ किया है। अब जरा बताइए c कहाँ पर है, c है 0 10, तो ये 0 15 है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे रहेगा कहीं, इसके नीचे यहाँ पे होगा कहीं c 0,10, और d जो पॉइंट है 0 30, तो ये 20 है, तो यहाँ रहेगा कभी 30,0। और इसको भी जो है मैं डिनोट कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ये सो इसका सॉल्यूशन भी कहाँ है, बिलो। तो बिलो सॉल्यूशन है, तो मैं मार्क कर लूँ इसको भी। तो इसके सॉल्यूशन को मैं ब्लैक कलर से मार्क कर लेता हूँ, ये ब्लू से मार्क कर लेता हूँ, इसके सॉल्यूशन को ब्लू से मार्क कर लेते हैं। तो ये ब्लू वाला, ये देखिए रीजन जिसमें ये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, ये वाला एरिया इसमें एक्स्ट्रा आ गया, जबकि ये जो लाइन है ये, तो ये दोनों हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं बड़े आसानी से, ये आप 11th में करके आए होंगे, ये रिवीजन ही है। नाउ x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, सो 0 कहाँ है, x 0 कहाँ है, x 0 यानी y एक्सिस दिस, और इससे इधर, तो आपका ये पूरा रीजन आ गया इधर का। और दूसरा कह रहा है y पॉजिटिव, तो y मतलब ऊपर, तो ऊपर में आपका ये भी आएगा, ये भी आएगा, और इधर में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो कॉमन क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली ये दो इक्वलिटीज क्या दिखाएंगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को दिखाएंगी। अब इन 1 2 3 4 इन चारों में कॉमन देखिए, चारों में कौन सा एरिया कॉमन है। तो अब जरा आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, ये सिर्फ रेड मार्क हुआ है, मतलब ये सिर्फ ए बी लाइन के बिलो था, यानी फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है, जबकि ये वाला एरिया सिर्फ सेकंड में आ रहा है, और ये जो बीच का एरिया ना ये दोनों में आ रहा है। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ, जो आपका दोनों में नहीं आ रहा है उसको मैं हटा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो अब खाली यही बचा, ठीक है, ये आपकी लाइन है, ये लाइन है दूसरी वाली, और ये एरिया दोनों में आ रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन एरिया फाइंड करना है। नाउ अब आते हैं आपके बाद फिजिबल रीजन पे। तो फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जो क्या करे, तीनों के तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करे, तीनों चारों कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिजिबल रीजन है जो क्या कर रहा है, कॉमन एरिया है इनके सॉल्यूशन का, इनइक्वलिटी सॉल्यूशन का, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। और उसके बाहर का जो एरिया है उसको बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। ठीक है, तो ये रीजन आपका क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन। दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ठीक है, ये आपका फिजिबल रीजन है, और ये बाहर का इनफिजिबल रीजन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिजिबल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, उससे पहले ये समझिए कि अब हमें करना क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो देखिए सॉल्यूशन का मतलब था कि जो हमारा z कंस्ट्रेंट है इसके लिए x और y की ऐसी वैल्यू निकालना जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करे और साथ साथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी दे। तो क्योंकि ये जो कॉमन रीजन आया है ये दोनों का सॉल्यूशन है, तो इस पर हर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस कॉमन रीजन विल सेटिस्फाई दिस कंस्ट्रेंट एंड आल्सो हैव सम वैल्यू ऑफ z, बट मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो क्या मैं एक एक पॉइंट पे रख के देखूं, नहीं। तो इसके लिए आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी ये कहता है कि अगर आपका रीजन जो है वो बाउंडेड है तो गारंटेड मैक्सिमा और मिनिमा जो भी मिलेगा वो इस फिजिबल रीजन के बाउंड्री पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए क्या बोला मैंने। अगर आपका रीजन बाउंडेड है, यानी वो बाउंड्री है उसकी, यहां से खुला हुआ नहीं है, ये ऊपर का नहीं है, बाउंड्री है, तो मैक्सिमा और मिनिमा जो मिलेगा वो आपको जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट पे या बाउंड्री पॉइंट पे मिलता है। कॉर्नर पॉइंट पे ये जो कॉर्नर बन रहा है, अगर आप देखें ये कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है,
तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट है उन्हीं पे मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट एक ये रहा सी वाला, एक ये नया पॉइंट आया ई, और एक ये पॉइंट बी, तो इन्हीं पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब अगर अनबाउंडेड हुआ तो अनबाउंडेड में देखिए, अनबाउंडेड में थ्योरम ये कहती है कि या तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा या तो नहीं होगा, और अगर होगा तो वो भी फिर बाउंड्री पॉइंट पे मिलेगा। तो अगर ये रीजन ऊपर का होता तो फिर बाउंड्री पॉइंट ए, ई और ये वाला, यानी इसको हमने डी नाम दिया, तो ए, ई और डी ये आपके बाउंड्री पॉइंट होते हैं, तो इन पे मिलता है। यानी आपको जेड की वैल्यू किन पॉइंट पे चेक करनी है, जो बाउंड्री पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे। तो आइए चेक करके देखते हैं कि बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू क्या है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, और बाउंड्री पॉइंट जो आपके हैं हमारे फिजिबल रीजन पे, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है। तो आपका फिजिबल रीजन का नाम है सी, ई, बी और इसको नाम देते हैं ओ, तो सी, बी, ई, ओ, ठीक है। ये आपका फिजिबल रीजन हुआ जो कॉमन रीजन है। तो जो आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट सबके कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख दूँ, एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जेड ले लेता हूँ, जो कि मेरा 800x और प्लस 1200y है, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा है आपका, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,10। उसके बाद आपका ओ, तो ओ तो 0, 0 है, उसको नहीं लेंगे। जो बी पॉइंट है वो आपका 20,0 और ई पॉइंट। अब आप पूछोगे सर ई के कोऑर्डिनेट तो लिखे ही नहीं, तो ई के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे। तो देखो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, ई जो है इन दो लाइन का क्रॉसपॉन्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। ई जो है ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे किसकी, ए बी और सी डी की। तो ऑब्वियसली ए बी की इक्वेशन ये रही 9x + 12y = 180, और बी की इक्वेशन क्या है, x + 3y = 30। तो इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है 9x + 12y = 180, और दूसरी है x + 3y = 30। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 12y = 120, और ये माइनस, तो ये कट गया, तो दिस इज 5x = 60। सो x की वैल्यू आएगी 12। सो x 12 आएगा तो y की वैल्यू भी पुट कर निकाल लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन में अगर मैं रखता हूँ तो 12 + 3y = 30। सो 3y = 30 - 12 18, सो y = 6। तो जो आपके ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है 12,6। कितने हैं, 12,6। तो यानी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो ई, इन दो का, तो हम उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जेड पे वैल्यू रख के देखिए। तो पहले रखता हूँ 0, 10, तो मतलब x की जगह 0, y की जगह 10, तो आपका जो जेड आएगा वो आएगा 10 × 12 यानी 12,000, एक 0 और जुड़ेगा। दूसरी बार में 20 0 पे रखिए, तो 12 × 96, सो 9600, ये जेड मिलेगा किस पे, 20 और 0 पे। और 12 6 रखिए, तो 12 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू कितनी आने वाली है, 800 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड 6 मल्टीप्लाइड 12 00। सो जेड की वैल्यू आ जाएगी 9600, ये हो गया, एंड प्लस 7200 ये हो गया। अगर आप दोनों को ऐड करें तो 0 0 8 और 16 16,800। तो बताइए मैक्सिमम किस पे है, ये। तो ऑब्वियसली दिस इज मैक्सिमम 16,800 मैक्सिमम। सो ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कहाँ पे आई, यहाँ पे। यानी आपको कितने, वापस आइए क्वेश्चन पे, यानी आपको कितने प्रोडक्ट ए वाले बनाने थे और कितने बी वाले। तो मेरा आंसर रहेगा कि ए वाले 12 बनाइए, बी वाले 6 बनाइए, तब जाके आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आपका एलपीपी है, ये इस तरह से इसको सॉल्व करने का तरीका है। इसमें मैंने आपको बता दिया, ये आपका फिजिबल रीजन रहेगा, जो क्या रहेगा, तीनों का सॉल्यूशन होगा, इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन होगा। अगर ज़्यादा इनइक्वलिटी है तो उनसे भी जो कॉमन रीजन आएगा वो, बाकी जो बाहर का है वो इनफिजिबल सॉल्यूशन नहीं, इनफिजिबल रीजन होगा। दूसरा इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन वो होगा जहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉर्नर पे आंसर मिलेंगे, यानी मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिमा है और यहाँ पे मिनिमा, तो इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, तो इस इनइक्वलिटी का फिजिबल सॉल्यूशन है मैक्सिमम एट 12,6 एंड मिनिमम एट 20,0। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बस यार एलपीपी में यही है, अगर आप बेसिकली देखें एलपीपी में यही है। आपको क्या करना है, एक बार फिर समझ लीजिए। जेड जो है आपको दिया होगा, मैक्सिमाइज फंक्शन दिया होगा, जो कि 800x + 1200y मैंने अभी लिया है, और आपके पास कंस्टेंट होंगे जो इनइक्वलिटीज होती हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, इनइक्वलिटी का ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है,
यानी इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफिकल फॉर्म में। और ये आपको क्या दिए होंगे, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, तो ये हमेशा ही क्या दिखाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स भी ऊपर वाई भी ऊपर, कॉमन रीजन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाउंड्री पॉइंट होंगे उन पे जेड की वैल्यू देखनी है, बस बाउंड्री पॉइंट पे जेड की वैल्यू देखनी है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार जो हमारा कॉमन रीजन होता है वो बाउंडेड नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा दूं, अगर आप देखें दूसरा, इसमें से इसको भी हटा देते हैं, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपके पास इनइक्वालिटी उल्टी दे दी जाए, यानी जो ग्रेटर देन वाली है, यानी x + 9y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इस टाइप का। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, है ना, मान लेते हैं ये इक्वेशन कुछ ऐसे आई और इसका रीजन ऊपर है, तो ऊपर है तो ये रहेगा। और कोई दूसरी इक्वेशन इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से आई, ये जो दूसरी कोई इक्वेशन है और इसका भी ऊपर है, तो कॉमन रीजन अगर आप देखेंगे तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, जो कि ये बाउंड्री लाइन, ये इससे ऊपर का ये पूरा। अब ये कैसा है यार, ये यहाँ तो इनफाइनाइट जा रहा है ना, ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड के केस में मैक्सिमा और मिनिमा मिलना जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर मिलेगा तो इतनी गारंटी है कि कहाँ मिलेगा, बाउंड्री पॉइंट पे ही मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलता है, इतना तो आप ध्यान रखिए। फंडामेंटल थ्योरम है कि किसी भी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर वो बाउंडेड है तो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, वो कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है बस, ठीक है, और कहीं आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से एलपीपी सॉल्व करते हैं। तो आपके पास बेसिकली क्या है, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जो ऑलरेडी कंस्टेंट की फॉर्म में है और जो ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में आपको दे रखे हैं, यानी एक जेड फंक्शन दिया है और दो उसके कंस्टेंट दिए या तीन कंस्टेंट दिए, साथ में नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होंगे, जो कि आपका 12.1 है। और दूसरा क्या देगा, वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से कन्वर्ट करने पड़ेगा उसको, किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, जैसे मैंने किया, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, जो कि आपका 12.2 का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इट वाज अ फूड प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें फूड में मिक्स कर रहे हैं, वो मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, कैसे उसको सॉल्व करना है आइए देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, तो इसलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, या आप अपनी बुक खोलिए उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखूंगा तो पूरे बोर्ड पे ही क्वेश्चन ही आएगा, फिर सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी लंबे हैं। तो आइए देखते हैं जो आपका 12.2 का पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है 12.1 का, जो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रेशमा wish to mix two type of food P and Q in such a way that the vitamin contents of a mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B, ठीक है। रेशमा है, उसको दो टाइप के फूड कंस्ट्रक्ट करने हैं, एक P और एक Q यहाँ पर है, और ऐसे कंस्ट्रक्ट करने हैं कि उसको कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए का चाहिए उसमें, ठीक है, किसमें, फूड में, और 11 यूनिट किसका चाहिए, विटामिन बी का, एटलीस्ट इतना। एंड फूड पी कॉस्ट 60 पर केजी एंड क्यू कॉस्ट 80 पर केजी। जो पी है उसका है 60 पर केजी कॉस्ट है, और क्यू का जो है 80 पर केजी कॉस्ट है, ठीक है। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। जो ए है उसमें कम से कम 3 यूनिट जो है उसमें विटामिन ए पड़ेगा, 3 यूनिट के आसपास, और फूड बी में 5 यूनिट, और क्यू में 4 यूनिट विटामिन ए पड़ेगा और बी में 2 यूनिट विटामिन बी पड़ेगा। कह रहा है कॉस्ट बताइए टोटल मिक्सर का, जो क्या हो, मिनिमम हो, यानी उसको कम से कम वो कितना मिलाए कि उसको क्या पड़े, मिनिमम कॉस्ट पे ये पड़े। ऐसा ना हो कि उसने एक ही फूड में ज़्यादा विटामिन डाल दिया, दूसरे के लिए कम पड़ गया, ठीक है। कम से कम इतना तो दोनों में चाहिए, और कॉस्ट भी दे रखा है आपको दोनों का, तो मिनिमम कॉस्ट बताइए। तो देखिए यार, इसके लिए पहले एक टेबल बना दें, टेबल से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये आप मैंने टेबल बना दी, इसमें क्या करते हैं, दो चीज़ें हमारे पास, एक तो है विटामिन ए और विटामिन बी, साथ में उसके पास दो टाइप के फूड हैं, एक है आपका पी टाइप और एक क्यू, एक है फूड पी और एक है फूड क्यू, ठीक है। और उसको विटामिन ए का कितना यूनिट पर केजी चाहिए, ये आपका यूनिट्स में है, यूनिट्स पर केजी। तो देखिए फूड पी में उसको 3 यूनिट एटलीस्ट चाहिए, 3 यूनिट विटामिन ए का, और बी में कितना चाहिए, 4, और बी में उसको कम से कम 5 चाहिए, और कितना चाहिए, 2। अब आप ये देखिए कि टोटल जो उसके पास विटामिन हैं वो कितने हैं। तो स्टार्टिंग में लिखा था विटामिन ए का जो टोटल उसके पास है वो है 8 यूनिट विटामिन ए टोटल, और 11 यूनिट उसके पास क्या है, विटामिन बी।
इतना एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट, कम से कम इतना उसको रखना ही रखना है, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए रखना है, विटामिन बी का 11 रखना है, ठीक है। और पी वाला जो खाना होगा उसमें 3 यूनिट विटामिन ए पड़ेगा, 5 यूनिट बी पड़ेगा। क्यू वाला जो होगा उसमें 4 यूनिट ए पड़ेगा और 2 यूनिट बी पड़ेगा। अब खरीद के तो आ रही है ना, खरीद के तो आ रही है, तो इसका कॉस्ट तो होगा ही होगा। तो जो पी का कॉस्ट है आपका, इधर लिख लेते हैं, तो जो पी फूड है उसका जो टोटल कॉस्ट है वो आपका है 60 पर केजी और क्यू है उसका है 80 पर केजी। तो अब हमें ये देखना है कि मिनिमम कितना, कि मिनिमम कॉस्ट उसको कितना पड़ेगा पूरे के पूरे फूड का, ठीक है यार। अब देखो क्वेश्चन को समझिए, वो कह रहा है कि रेशमा जो है 2 टाइप के फूड का मिक्सचर बनना चाह रही है। जो फूड पी टाइप है उसमें 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए और 5 यूनिट पर केजी विटामिन ए डाल सकते हैं। और जो दूसरा वाला है उसमें 4 यूनिट पर केजी विटामिन ए और 2 यूनिट पर केजी बी डाल सकते हैं। और कम से कम विटामिन आपको 8 यूनिट चाहिए ही चाहिए, यानी इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन कम से कम इतना तो डालना ही है। और विटामिन जो है दूसरा वाला बी, उसको कम से कम 11 यूनिट डालना ही डालना है, ठीक है। इतना तो हेल्दी चाहिए और उसके अलावा भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो वो चाहती है कि उसका खाना क्या वो विटामिन से भरपूर हो और मिनिमम कॉस्ट पे पड़ जाए। तो आप बताइए क्या करें। तो मान लेते हैं कि फूड पी का x यूनिट, ठीक है, मान लेते हैं कि फूड पी जो है हाँ x यूनिट और फूड क्यू जो है कितना y यूनिट वो बना रही है, ठीक है। सो x में 3 यूनिट विटामिन ए, सो 3x प्लस 4 यूनिट विटामिन ए y में, सो 4y और मिनिमम एटलीस्ट कितना विटामिन होना चाहिए था 8, तो एटलीस्ट है तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। एटलीस्ट ना कम से कम, तो कम से कम 8। तो ये विटामिन के ऊपर हमने क्या बना दी, इक्वेशन बना दी कि x पी फूड में 3 यूनिट ए और y वाले में 4 यूनिट ए विटामिन पड़ेगा। तो टोटल विटामिन ये और टोटल विटामिन क्या होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे विटामिन बी की बात करें तो 5 यूनिट इन ए और 2 यूनिट इन बी, और ये क्या होना चाहिए, 11 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, पी जो फूड बनाएगी वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये तो पक्का है ना, नेगेटिव में तो आ नहीं सकता, ये तो नंबर ऑफ आइटम है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। सो दीज आर योर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो ये तो है ही है। और जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है वो कैसा बनेगा, तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए उसको 60 पर केजी, सो 60x और 80 पर केजी क्यू का, तो 80 पाई, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है। और ये प्रॉब्लम कैसी है, ये प्रॉब्लम मिनिमाइज प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको इसको मिनिमा करना है ना, मिनिमाइज। सो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में, मिनिमाइज z इक्वल टू 60x प्लस 80y सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो यार मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बाकी आपका काम, इसको क्या कीजिए, ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। कैसे करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, दोनों में फॉल्स आने वाला है, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 गलत है। ऊपर की तरफ सॉल्यूशन आएगा अबव द लाइन, तो दोनों का ऊपर रहेगा। कॉमन रीजन मार्क करेंगे, बाउंड्री पॉइंट पे z की वैल्यू देखेंगे, जिस पे मिनिमम होगा मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे ही आने वाला है, इसी तरीके से पेपर आने वाला है। अगर आपकी और क्वेरीज हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की और उस पर भी नए वीडियो बनाने की। इससे पहले 12th के जो हमारे बाकी के लेक्चर थे, लिमिट के ऊपर, लिमिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक लेक्चर बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया वो भी जाकर देखें, ठीक है। बाकी आप प्रिपरेशन जारी रखिए अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी टर्म फर्स्ट होने वाले हैं। अगर आप बाद में ये वीडियो देखते हैं तो आपके जो मेन जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। LPPP का कॉन्सेप्ट छोटा है, ईजी है और कैलकुलेशन कम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पे बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।